अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। वज़ीर आज़म ने आज एक बार फिर से अपनी काबीना में वजारतों के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ की हैं। वो अलग बात है कि मौजूदा हुकूमत में ऐसा होना कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन मौजूदा सियासी हालात के पेश नज़र जो कलमदान शेख रशीद साहब को दिया गया है वो इंतहाई अहमियत का हामिल समझा जाता है। ताहम सियासी हल के इस तब्दीली को PDM को टफ टाइम देने का टास्क सौंपे जाने की निगाह से देख रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन ने भी कमर कस रखी है और अपनी ही 31 दिसंबर की डेडलाइन को मीट करने के लिए अरकान असेंबली से इस्तीफों की तलबी शुरू कर दी है। एक तरफ मरीम नवाज ही कहते हैं कि इस्तीफों की भरमार हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पंजाब की लीग अरकान की बुज़दार सरकार से राब्तों के भी चर्चे हैं। कहीं हुकूमत के खिलाफ बिछाए गए जाल में अपोजिशन खुद तो नहीं फंसने जा रही। हमारे एक्सपर्ट्स इस पर क्या राय रखते हैं ये हम उन्हीं से जान लेते हैं। और आखिर में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, भारतीय आर्मी चीफ का अरब ममालिक का पहला दौरा, क्या इस दौरे के असरात पाकिस्तान को भुगतना हैं? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौथाई साहब। NBC बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमीर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। साथ ही साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अज़हर उम्मी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर में सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। गालिबन वो हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं। बात करते हैं सबसे पहले आज काबीना में होने वाली बड़ी तब्दीलियों के हवाले से, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने बात की यहाँ पर शेख रशीद साहब के हवाले से, जिन्हें वज़ीर दाखिला का कलमदान सौंपा गया है। तो सियासी हलकों में ये बातें कुछ इस तरह से गर्दिश कर रही हैं कि 13 दिसंबर को जलसा है और आज ठीक 2 दिन पहले उन्हें वजारत दाखिला का चार्ज जो है वहाँ की चाबी उनके हाथों में थमा दी जाती है। क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि सख्ती से निपटा जाए अपोजिशन की इस तहरीक को? नासिर चौथाई साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत ने अपोजिशन की तहरीक के साथ सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया है? यही वजह है कि शेख रशीद साहब वजारत दाखिला के हवाले से एक बड़ा नाम के तौर पर सामने आए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ये मैं इसका जवाब नहीं मैं दूंगा, क्योंकि शेख रशीद एक सियासी कारकुन है, जैसे भी हैं। अकबर इलाहाबादी का एक बड़ा मशहूर शेर है, खिलाफ शरअ कभी शेख थूकता भी नहीं मगर अंधेरे उजाले में चूकता भी नहीं। और साथ ही फैज़ साहब भी कह गए हैं कि शेख साहब से रस्म राह न की, शुक्र है ज़िंदगी तबाह न की। तो ये दो मुतज़ाद पोल्स हैं हमारे सामने जो मैं नज़र आ रहे हैं। शेख साहब पुराने पॉलिटिकल कारकुन हैं, जैसे भी हैं, मतलब फ़ौज के साथ रहे, माशाअल्लाह में रहे, और नवाज़ शरीफ के साथ इतने करीब थे कि नवाज़ शरीफ को प्यार करने की तस्वीर अब आम है। उसके बाद मुशर्रफ के पास रहे, सैयदी मुशर्रफ का खिताब दिया। मैं था, अब मैंने पूछा कि सैयदी मुशर्रफ कैसे हो गए, कि आज से सैयदी मुशर्रफ है वो। तो अब सैयदी इमरान खान भी है, जाहिर सी बात है। लेकिन शेख साहब को एक अच्छा फ़ैसला मुझे लगता यूँ है कि टफ़ टाइम तो कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि टफ़ टाइम मुल्तान में आपने देने की कोशिश की थी, वो नाकाम हो गया और इस बुरी तरह नाकाम हुआ कि लोग भागते हुए वहाँ से वापस चले गए। टफ़ टाइम अगर ढाबे वालों की गिरफ्तारी टफ़ टाइम है, अगर बिजली वालों की गिरफ्तारी टफ़ टाइम है, अगर रास्ते में दुकानदारों की गिरफ्तारी टफ़ टाइम है, अगर नामालूम 400 अफराद के ख़िलाफ़, 300 अफराद के ख़िलाफ़, 200 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा टफ़ टाइम है, तो फिर हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है टफ़ टाइम जब होगा जब शेख रशीद मरियम नवाज़ को, बिलावल भुट्टो को, मौलाना फजमा को गिरफ़्तार करें, तब टफ़ टाइम बनता है। टफ़ टाइम ऐसे नहीं बनता, क्योंकि शेख साहब को पता है कि माशाअल्लाह में क्या हुआ है। जब टफ़ टाइम देने की कोशिश की गई तो अवाम ने किस तरह रिएक्ट किया, ये भी पता है शेख साहब को। ये भी पता है कि अंदरून खाना साजिशें क्या होती हैं। और लेकिन एक बात और है, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि शेख साहब को वजारत दाखिला मिली। उनकी बचपन की ख्वाहिश थी ये, जी मैं इसी पर 2 ख्वाहिशात थी उनकी कि मैं वज़ीर इत्तलाआत बनूँ, बन गए वो। और एक थी बचपन की ख्वाहिश कि मैं वज़ीर दाखिला बनूँ, इससे नाराज़ भी थे वो, खिंचे भी थे PTI में। अब वज़ीर दाखिला मिल गई है, अब ज़ाहिर है वो बड़के तो बहुत मारेंगे, शोर बहुत करेंगे, वो बहुत हंगामा करेंगे। शीन से मीम, मीम से नून, नून से काफ, काफ से है, वगैरह वगैरह बहुत होता रहेगा और मीनार से गिरा देंगे, पटक देंगे। लेकिन मेरा ख्याल है नो टफ़ टाइम। अमीर, अभी उनके पास जब वजारत रेलवे का कलमदान था तब भी कुछ हल्के कहा करते थे कि अपनी वजारत से ज़्यादा वो सियासत पे बात करते हैं। अब तो खैर वजारत दाखिला का मनसब उन्होंने संभाल लिया है। ये बताइएगा, ये सब कुछ जो हुआ 2 रोज़ पहले 13 दिसंबर के जलसे से, क्या वाकई इस बात का इंदिया है कि PDM को काउंटर किया जाए? देखिए, पिछले 20 सालों में अगर मैं उससे
मजीद माजी में ना जाऊं तो पिछले 20 सालों में हम देखते हैं जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब परवेज मुशर्रफ के इंटीरियर मिनिस्टर थे 99 के बाद, कहा गया कि अब मोइनुद्दीन हैदर ऑपोजिशन को सप्रेस करेगा, लेकिन सप्रेस नहीं हुई ऑपोजिशन, बल्कि एक और पार्टी बन के सामने आई। फिर 2002 के इलेक्शन में सारी पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा, नून लीग भी मौजूद थी, पीपल्स पार्टी भी। फिर फैसल सोलह हयात साहब को जो पार्टी बदल के लोटा बन के शामिल हुए परवेज मुशर्रफ के साथ, उनको लगाया गया तो कहा गया कि शायद अब ये पीपल्स पार्टी को तोड़ देंगे, क्योंकि ये फैसल सोलह हयात पहले पीपल्स पार्टी में थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर आफ्ताब शेरपाव को लगाया गया उनके बाद इंटीरियर मिनिस्टर, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सके। फिर उसके बाद चौधरी निसार रहमान मलिक साहब आ गए बीच में। रहमान मलिक साहब बड़े जो है वो जीरक और बड़े शातिर खिलाड़ी हैं सियासत के, कुछ नहीं कर सके वो नून लीग का, उस जमाने की ऑपोजिशन का। फिर उसके बाद जो है वो चौधरी निसार अली खान आए, बड़े रिजिड, बहुत र्यूड और बड़े एरोगेंट आदमी थे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सके वो किसी का। उसके बाद फिर शहरयार अफरीदी साहब को स्टेट मिनिस्टर लगाया इमरान खान साहब ने। एहसन इकबाल बल्कि उससे पहले आ चुके थे, वो भी कुछ नहीं कर सके। ब्रिगेडियर एजाज शाह, आपको पता है आईबी के, इन्होंने आईबी को हेड किया। फिर ये पंजाब के अंदर भी ये उस जमाने में रह चुके हैं। तो कोई भी पिछले 20 सालों में जो सेक्रेटरी इंटीरियर हो या मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हो, वो ऑपोजिशन को नहीं दबा सका। लिहाजा मेरी तजवीज यह है कि इमरान खान साहब ने जिस वजह से भी लगाया इनको इनसे ये काम ना लीजिएगा, क्योंकि ये काम कोई नहीं कर सका, ना ये काम होना चाहिए अब इस मुल्क के अंदर। बड़ा फेयर काम होना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हर जगह पर होना चाहिए। दूसरी बात यह कि शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज भी करते रहे बहुत सी जगहों पे। इसी हुकूमत की अगर आपको बात करूं, जब नवाज शरीफ साहब का मुल्क से बाहर जाने का मामला था जरियाब, और उनकी बीमारी की आए रोज खबरें सामने आ रही थी, तो उस वक्त शेख रशीद साहब एक आवाज थे उन चंद आवाजों में से जो कहते थे कि इमरान खान इसको जाने दो, वरना ये लेके डूबेगा तुम्हें, इसको कुछ हो गया ये तुम्हारे गले पड़ जाएगा। इसी तरह से इनके साथ मामला ठीक करने के हवाले से भी शेख रशीद साहब जो है वो ये कहते रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि इनको जो है वो इनको बिल्कुल जान छुड़वाई जाए, इनको फारिग किया जाए, इनको बिल्कुल कुछ ना कहा जाए। वो ऐसा इंप्रेशन देते रहे हैं। ये अलहदा बात है कि वो पॉलिटिकल जार्गन इस्तेमाल करते हैं अपने आप को सियासत में जिंदा रखने के लिए। वो एक बड़े जबरदस्त मुकर्रर रहे हैं कॉलेज के जमाने से लेके आज तक की सियासत में, उनका अपना एक सियासत में ऑरा है, उसको जिंदा रखना उनके लिए जरूरी था। सही। मोना, अमीर ने भी बड़ा माजी का हवाला दिया और मौजूदा हालात का भी उन्होंने जिक्र किया। एक तो ये कि शेख साहब क्योंकि सियासत पर बहुत बात करते हैं, हो भी सकता है कि कुछ मुज़ाकराती दौर का भी आगाज हो जाए। बहरहाल ये 13 दिसंबर के जल्द से पहले आज की ये तयनाती, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि वाकई में उसी को काउंटर करने की स्ट्रेटेजी है? जरा आप देखें, ये तो आपने एक अच्छा एक मुनफरद एंगल है कि वो पहले भी रेलवे से ज्यादा वो सियासत पे बात करते थे, तो अब जब वो सियासत पे बात वजीरे दाखिला के तौर पर करेंगे तो ये ज्यादा जाहिर है उनके लिए ज्यादा अच्छी बात होगी और वो उनको सूट भी करेगा, एटलीस्ट उनकी वजारत को सूट करेगा, कोई तालमेल तो होगा, कोई नजर आएगा। इलेक्शन से पहले मुझे भी याद है कि जब उनका इंटरव्यू करने में गई थी तो वो लाल हवेली, मैंने भी यही पूछा था कि अगर आप जीत जाते हैं ये बताएं आपकी क्या ख्वाहिश है, आपको क्या मिले, तो उन्होंने बहुत क्लियर कहा था कि जी मैं तो वजारत दाखिला चाहता हूँ और बाकी सारी वजारतें ऐसे ही होती हैं। और उन्होंने कहा था वजारत खारजा, मुझे बड़ा याद है, वजारत खजाना और वजारत दाखिला, तो उन्होंने कहा बाकी पहले दो से तो मेरा इतना वास्ता नहीं है, लेकिन पहली तीसरी वाली जो है वो मेरी प्रेफरेंस है क्योंकि मैं उसको अच्छा कर सकता हूँ भी। अच्छा, ये बात गलत भी नहीं है, ये बिल्कुल बात सही है, ये मुज़ाकराती दौर का भी आगाज हो सकता है। और हम तमाम को याद है कि उनके लिए वो आपको याद होगा जरियाब के नून लीग के दौर में वो जो बाइक पे निकले थे और तमाम बंदिशें तोड़ के और वो जिस तरह से वो फिर आए थे, फिर उन्होंने वहां ऊपर बैठ के अपना सिगार सुलगाया था, हाँ DSNG पे बैठ के, तो वो अब ये तमाम चीजें तो हमारे सामने है, तो वो तो बाकायदा इसके अंदर मीडिया की मिक्री भी करते रहे हैं, बहुत उन्होंने शुगल मेला लगाया है बतौर अपोजिशन, तो बिल्कुल उनको तो सूट ही नहीं करेगा, बल्कि उनको तो चाहिए कि इस किस्म की कोई अगर चीज हो ऑपोजिशन की तरफ से, इस किस्म की कोई थ्रिल या कोई एडवेंचर का वो मुजाहिरा करे, तो उसकी उल्टा ये कि हौसला शिकनी की बजाय सियासी तौर पे मैं दोबारा कहूंगी उसकी एटलीस्ट एप्रिसिएशन उनकी तरफ से हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये तो एक उनकी मोरालिटी का भी तकाजा है, उनके माजी को और उनके तमाम वो एडवेंचर्स को देखते हुए जो वो बतौर अपोजिशन हमेशा करते हैं। मुज़ाकराती तौर का भी आगाज हो सकता है, वो शहबाज शरीफ साहब को भी अपना भाई कहते हैं, वो मौलाना फजल रहमान साहब को भी अपना भाई कहते हैं, वो बिलावल को भी बार बार कहते हैं बिलावल तो मुझे प्यारा है, मुझे सिर्फ जरदारी से प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह।
तो लिहाजा ये कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि मुज़ाकराती दौर शुरू होगा, बल्कि ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब तो एक दफा काफी खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट्स भी दे चुके हैं कि गालिबन उन्होंने एक दफा कहा कि कोई तालिबान का हमला हो सकता है ऑपोजिशन पे, ऐसी कोई उन्होंने कोई बात की थी। तो ये चीजें तो उनकी तरफ से पहले आ चुकी है। मुझे तो लगता है कि ये रादर ये कि ऑपोजिशन के लिए ये खुशखबरी है और इसको मैं इसी पैराई में देखती हूँ। सिद्दीकी साहब, मोना ने भी वही पॉइंट इंडोर्स किया कि उन्हें एक खुशखबरी मालूम हो रही है उनका बतौर वजारत दाखिला काबीना में शामिल हो जाना, और अब उनकी कही हुई बातों का सियासी वजन पहले की निस्बत ज्यादा होगा। तो ये जो मेरा सवाल है, सख्ती से निपटने का फैसला वो किसी भी तरीके में हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया ज़रियाब। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये क्रिकेट के T20 में जिस तरह पावर प्ले नहीं होता, ये पावर प्ले का टाइम आया है, क्योंकि अभी तक आप देखें कि अपोजिशन जो है वो बहुत एग्रेसिव होती जा रही है और अभी तक उसका कोई तोड़ नहीं किया गया था। अगर आपने लाहौर में PDM के जलसे को ना रोका या अपोजिशन जमातों की जो भी वो इस वक्त कोशिशें करें उनको ना रोका गया, तो ये इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली जो 2 दिन पहले वजारतें चेंज की गई, इसमें कुछ ना कुछ तो है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक नॉर्मल प्रोसीजर था, उन्होंने कर दिया। पहले आपने देखा कि हफीज़ शेख को जो है वो वजारत प्रॉपर दी गई, उन्होंने आज जाके प्रेसिडेंट हाउस में हल्फ उठाया। उसके बाद उन्होंने आज़म सवाती को जो है वज़ीर रेलवे बना दिया। ये शेख रशीद तो बहुत पहले से ही जो है वो ये कलमदान लेना चाहते थे वजारत दाखिला का। आपको शायद याद हो कि उस वक्त नईमुल हक साहब मरहूम जो है वो जिंदा थे और उन्होंने वज़ीर शेख रशीद को मनाया था कि आप फ़िलहाल ये वजारत रेलवे ले लें, उसके बाद कुछ ना कुछ आपका करेंगे। तो ये एक मेरे ख्याल से वक्त ऐसा चूज़ किया गया है क्योंकि इस वक्त अपोजिशन बड़े एग्रेसिव मूड में है और उनको रोकने के लिए कोई सख्त वज़ीर दाखिला, सख्त उस लिहाज से नहीं जिस तरह अमीर ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कोई सख्ती नहीं करेंगे। बड़े बड़े जुगादरी जो है वो वजारत दाखिला में लोग गुजर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी थी जिससे अपोजिशन को टफ टाइम मिला हो। लेकिन वजारत माज़रत के साथ मैं आपको सुनने से कासिर हूं, मैं दोबारा आती हूं आपके कंक्लूजन की तरफ, लेकिन आपकी तरफ आऊंगी इसी सवाल के साथ कि जिस तरह से मोना ने भी बात की और सिद्दीकी साहब भी फरमा रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि सख्ती से निपटना डंडे लाठी और सोटों का काम है। आपकी हिकमत अमली ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमने ये देखा कि जनवरी के आखिर में लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही है, बजाय इसके कि अपोजिशन जो है वो रुख करे इस्लामाबाद का, वहाँ की गलियों का, उससे पहले पहले ज़रा मामला बेहतर हो जाए। रूमी साहब, देखिए, बात यह है कि पहली जो इसमें मामला है वो तो ये है कि शेख रशीद साहब की यूनिक पोजीशन है। उनको इस वक्त इमरान खान साहब का भी एतमाद हासिल है और उनको इस्टेब्लिशमेंट का भी एतमाद हासिल है, बल्कि वो खुद कई बार ये कह चुके हैं कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं। उनके इंटरव्यूज़ भी देख लीजिए, वो बड़ी दावे भी करते हैं और वो अंदर की खबरें भी बताते हैं वगैरह वगैरह। तो उस लिहाज से इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये तब्दीली जो है, ये जो कैबिनेट की रीशफल है, शायद ये एक ट्रस्टेड सिविलियन इंटीरियर मिनिस्टर को सामने लाने की एक कोशिश है, ताकि मुज़ाकरात अगर होने हों, जैसे NBC कह रहे हैं और दीगर हमारे पैनलिस्ट ने भी हिंट किया है कि शायद ये अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का एक रास्ता भी हमवार करना हो। तो ये तो एक अच्छी वो मूव है उस एंगल से कि जो मुल्क में हालात हैं, और शायद अगर सख्ती करनी होगी जो कि इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, तो कई अपोजिशन वाले अगर लाहौर के बाद, तो ये उनका प्लान है, चाहे वो 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, तो ये उस पूरी चीज़ में ये हुआ है। मगर यहाँ पर ये कहना भी ज़रूरी है और मेरे ख्याल से इसके ऊपर बात नहीं होती, और ये कि शेख रशीद साहब ने अभी 2-2.5 साल गुजारे हैं एक और वजारत में, और उनकी ऐसी वहाँ पे क्या कारकर्दगी थी, क्या ऐसी उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी कि उनको सबसे अहम कलमदान जो है फेडरल गवर्नमेंट का सौंप दिया गया है। बल्कि अगर आप सबको याद हो, और हमारे यहाँ तो हाफिजा जो है वो बड़ा न्यूज़ साइकिल में तो 24 घंटे से ज़्यादा बात रहती नहीं। इसी साल के जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने जब वो एक्सीडेंट हुआ था तेज़गाम का, जिसमें मेरे ख्याल से 73 या 74 लोग मारे गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट के आई थिंक जज ने कहा था उनको, शायद चीफ जस्टिस ने कहा था कि आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए।
और खुद इमरान खान साहब ये कहते रहे कि भाई अगर साउथ कोरिया में कश्ती डूब गई तो वहां का वजीर आजम मुस्तफी हो जाता है, और ये कि वो मेरिट का ख्याल करते हैं और वो दीगर पार्टीज या दीगर गवर्नमेंट्स की तरह अहलियत के ऊपर लोगों को लगाते हैं। तो जहां तक अहलियत और परफॉर्मेंस का सवाल है, तो पिछले 2-2.5 साल में कोई ऐसी उनकी नहीं है परफॉर्मेंस जबरदस्त किस्म की कि उनको ये इस चीज का फरीजा सौंपा जाए। ये प्योरली एक सियासी मूव है, और ठीक है गवर्नमेंट को अभी सरवाइव करना है तो उनको सियासी तौर पर हैंडल तो करना पड़ेगा, लेकिन इससे ये भी साबित होता है कि फैसले जो हैं काबीना में रद्दोबदल के या अपॉइंटमेंट्स में, उनमें ये जो सारी बातें हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। सही, आप कहने के पॉलिटिकल मूव है, आप ये नहीं समझते कि उनके पास इतनी एक्सपर्टीज़ हैं कि वो वजारत दाखिला का कलमदान संभाले। लेकिन मैं सिर्फ कंक्लूजन के साथ साथ 2 बातें यहाँ पर कहना चाहूँगी कि एक शेख रशीद साहब और एक फवाद चौधरी साहब, 2 ऐसी शख्सियात समझी जाती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कि जो बात कह दे वो या तो वो मीडिया की लाइमलाइट का हिस्सा बन जाती है या फिर उन्हीं के दिए गए बयान के हवाले से उस पर बातचीत होना शुरू हो जाती है। और आज ही फवाद चौधरी साहब भी ट्वीट कर रहे थे कि इस मुल्क में सियासी हिद्दत जो है वो मजीद तेजी से बढ़ती चली जा रही है, चाहे उलमाए कराम हो या फिर दीगर लोग, अगर वो आगे आकर अपना किरदार अदा कर सकते हैं तो वो जरूर करें। लेकिन शेख रशीद साहब की अगर तैनाती हुई है 2 रोज पहले, तो यकीनन हम कह सकते हैं कि जनवरी में जो हिकमत अमली बना रही है पीडीएम, शायद उसको काउंटर करने के लिए बहुत पहले हुकूमत ये टास्क उन्हें सौंप चुकी है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान असम्बली की जानिब से अपनी पार्टी क़यादत को इस्तीफ़े जमा करवाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अगर हम पंजाब की सियासत की बात करें तो बुज़दार सरकार से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। खबर यह है कि जो 25 लीगी रहनुमा हैं उनसे बुज़दार साहब का उन्होंने बुज़दार साहब से रब्ता किया है, और 10 ऐसे रहनुमा हैं जिनका सूबाई असम्बली से ताल्लुक है, उन्होंने बाकायदा तौर पर मुलाकात भी की है। लेकिन एक और निशानदेही मैं यहाँ पर कर दूं आपसे, कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि हमसे ये कहा जा रहा है कि सिंध असेंबली से क्या हम मुकम्मल तौर पर मुस्ताफी होंगे, तो ऐसी स्ट्रेटेजी हमारे जहन में जरूर है, लेकिन पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पहले ये मामला जाएगा, उसके बाद कोई ना कोई फैसला होगा। नासिर भी चौकसी साहब ये बताइएगा, इस मामले पर इन जमातों को का सामना हो सकता है जिस तरह से मेल मुलाकातें बुज़दार सरकार से ऑलरेडी पंजाब में चल रही हैं? देखिए, पंजाब का ख़ास कल्चर है पॉलिटिक्स का, और जब तक वो कल्चर को हम समझ नहीं पाएंगे हम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। देख, जहाँ पड़ला भारी होगा वहाँ ज़रूरी नहीं कि लोग चले जाएं। बाज़ औक़ात वहाँ रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा होती है, और रेजिस्टेंस की हम यहाँ पर मिसाल भुट्टो साहब का ज़माना है कि कितनी ताकतवर रेजिस्टेंस हुई थी भुट्टो साहब की वहाँ पर, कि फ़ौज भी पीछे हट गई थी। फ़ौज ने भी जनरल अमजद से पूछ लीजिएगा आप, बगावत कर दी थी कि हम फायरिंग नहीं करेंगे, तो ये भी सूरत हाल वहाँ बन जाती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आज जो 3-4 बयान आए वो बड़े बहुत मानी खेज़ हैं। एक बयान तो शेख साहब का है कि जलसा करें जी, खुली इजाज़त है। दूसरा बयान फिरदौस आशिक आमान का है कि जलसे की इजाज़त ही नहीं है, कानून हरकत में आएगा, और उनका कानून ढाबे वाले पे चलता है जिसने खाना भगा के दिया था। तीसरा बयान शिबली फराज का है कि हम रास्ता देने को तैयार हैं। चौथा बयान बिलावल का और मरियम का है कि हम एनआरए देने को तैयार नहीं हैं। अब हमसे एनआरए मांगा जा रहा है, हम तो देने को तैयार ही नहीं है। तो ये एक बड़ी खिचड़ी बन गई है मुख्तलिफ बयानात की, और बड़ा कन्फ्यूजन है पॉलिटिक्स में। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पीडीएम अपने कार्ड्स अच्छे खेल रही है। उनके पास पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल माइंडेड लोग हैं, उनके पास तजुर्बेकार लोग हैं, उन्हें पता है सियासत कहाँ से कहाँ जाती है। पीपल्स पार्टी का मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वो इस्तीफ़ों पर बिलीव नहीं रखते। पीपल्स पार्टी ने एक बार गैर जमाती इंतखाबात का बाइकाट किया था, और बेनज़ीर भुट्टो बार बार कहती रही कि हमसे गलती हुई, भले हमारे 2 जीत के आ जाते हमारे लिए काफ़ी होते। तो पीपल्स पार्टी अगर असम्बली है तो उस पर रहना चाहती है, उस पर रहना चाहेगी, और वो जाहिर है सीईसी में जाएंगे, वो तैयार है बकौल मुराद अली शाह के इस्तीफे बनाए जेबों में पड़े होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब आप ही कह रहे हैं कि पीपीपी इस्तीफों की सियासत नहीं करती, जिसका मतलब ये हुआ कि वाकई मुश्किलात का सामना रहेगा इस दौरान।
एक मिनट, पीडीएम जो है वो भी जनवरी के आखिर में लॉन्ग मार्च करेगी जी। तो अभी बहुत दूर पड़ा है, बहुत दूर है। जनवरी का आखिर हो जाए, फरवरी का शुरू हो जाए, सर्दियां हो जाए, मार्च हो जाए, तो टाइम बहुत है। सेनेट के इंतखाबात तक बहुत टाइम बाकी है। तो फिर मुश्किलात का सामना हो सकता है ये नहीं? एनबीसी थोड़ा क्लैरिटी के साथ, ताकि फिर मैं आगे चले जाऊं। मुश्किलात तो होगी, बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होंगी। मोना, देखिए ज़रियाब, इस्तीफों का जहां तक ताल्लुक है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। मेरी तो जहां तक पीपल्स पार्टी के जितने लोगों से बात हुई है, ये बात है कि वो लोग सारे के सारे कह रहे हैं कि, और उन्होंने बरमला मतलब मेरे साथ तो प्रोग्राम में भी ये बात कही है हैदर जमान कुरैशी साहब ने उनकी तरफ से, कि जी हम बिल्कुल इस चीज में बिलीव करते हैं कि इस्तीफे देंगे, लेकिन ये हमारा आखिरी कार्ड होना चाहिए। तो ये जो लेकिन वगैरह की बातें हैं, ये जाहिर है फिर आपको पता है ये दूसरे मामलात पे झड़ी जाती हैं। और आखिरी कार्ड का मतलब ये कि उससे पहले कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं जो ये एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, ये भी बात है, ये भी हमें सोचना चाहिए। और बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जो कि पार्लिमानी ज्यादा तौर पर ये कर सकते हैं, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। उसका खैर मुझे ये है कि सेनेट वाले चेयरमैन के खिलाफ वाला हाल ना हो, लेकिन ये कि फिर भी क्योंकि शो ऑफ हैंड्स के जरिए अगर इस तरह से कोई करें तो गालिबन ये चीज हो सकती है। लेकिन फिर वही बात है कि उसमें पार्लियामान को पूरा इस पे कंसेंसस दिखाना होगा। तो ये चीज तो बहुत तय है कि ये रेजिग्नेशन वाला मामला इतने आसानी से ये रिजॉल्व नहीं होगा। एतजाज अहसन साहब पहले ही उनके बिहाफ पे स्टेटमेंट दे चुके हैं। फिर बिलावल साहब भी कोई उसको, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि मैं नहीं समझता मुराद अली शाह को स्टेप डाउन करना चाहिए सिंध हुकूमत से, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे। फिर बिलावल साहब ने भी ना उनकी नफी की एतजाज साहब की और ना उनकी मुकम्मल तायीद की। उन्होंने को बस कहा कि जो मेरी पॉलिसी है वही एतजाज साहब की होगी। तो ये तो बड़ा कैटेगोरिकल नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, नून लीग की जहां तक बात है, मैं समझती हूँ उन्होंने ये बात उनको जरूर सराहना चाहिए कि हम उनको देख रहे हैं कि वो आखिरी नहज तक जा रहे हैं, इस सेंस में कि उनके कुछ एमपीएस तो आप दुरुस्त आपने कहा कि वो मुलाकातें कर रहे हैं बुज़दार साहब से, और वहां पर पंजाब असेंबली में डिफ्लेक्शंस ऑलरेडी मौजूद है। इसका एक बहुत अहम एक ये भी पहलू है कि अगर पीएमएलएन के उन खफा एमपीएस का साथ मिल जाता है पंजाब असेंबली में पीटीआई को, तो पीएमएलक्यू की पोजीशन काफी वीक हो जाएगी, क्योंकि काफ लीग के साथ उनकी फिर उस तरह की रिलायंस नहीं रहेगी बतौर एलाय कि वो हर मामले पर उनको देखें या उनकी तरफ देखें या उनको मनाएं वगैरह वगैरह, उनके साथ चलते रहते हैं इनके मामलात। तो एक तो उनकी रिलायंस जरा कम हो जाएगी, उनकी उस तरह की पोजीशन फिर नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि पीएमएलएन की तरफ से जो इस्तीफे भी जमा कराए जा रहे हैं उनके लोगों की तरफ से, वो अक्सर और बेशतर अपने स्पीकर को असेंबली के करा रहे हैं, ख्वाह वो नेशनल असेंबली का हो या वो कौमी प्रोविंशियल असेंबली का हो, वो अपने स्पीकर को दे रहे हैं। तो उससे थोड़ा सा ना उसके उस पूरे दावे में वेट बढ़ रहा है कि यानी कि उनके पास भी कुछ ऐसे मेंबर्स मौजूद हैं जो कि उनकी आवाज पर लब्बैक कह रहे हैं। लेकिन खैर मैं समझती हूँ ओवरऑल बाय एंड लार्ज पीडीएम ने अच्छी एक यकजहती का मुजाहरा किया है, गिवन द फैक्ट कि ये रिवायती हरीफ है, 11 जमातें हैं, 11 जमातों में फितरी बात है कि डिफरेंसेस होते ही होते हैं। तो यानी कि ये कि बेसिकली बाय एंड लार्ज तो ये लोग साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन इस्तीफों वाला मामला इतनी आसानी से नहीं जाएगा। इस्तीफों वाला मामला ही क्वेश्चन मार्क लगा देते रहा ज़रोमी साहब। एतजाज अहसन साहब का बयान हमने देखा ट्विटर पर बड़ा देखा गया, उसके अलावा फेसबुक पे हमने उससे सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ हुआ देखा कि शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने खुलकर सामने रख दिया कि इस्तीफे अगर दे भी देते हैं तो भी पीडीएम जो हासिल करना चाह रही है वैसा होना पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, क्योंकि एक तरफ पंजाब की लीगी रहनुमा है, वो भी बुज़दार साहब से जाकर मिल रहे हैं। देखिए बात यह है कि एतजाज अहसन साहब जो हैं ये उनकी अपनी राय है, और मेरे ख्याल से कोई भी पार्टी होती है उसके अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, और जो फैसला होगा पीपल्स पार्टी में वो आप भी जानती हैं, सब जानते हैं कि वो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जो हैं वो करेंगे। और जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो इन प्रिंसिपल तो वो कुछ मान गए हैं, लेकिन अभी भी वो थोड़ी जो है देख रहे हैं सूरत हाल को, और फर्म उनकी कमिटमेंट शायद उस तरह से सामने नहीं आई जैसी कि पीएमएलएन के केस में दिखाई दे रही है। वाकया ये है कि अब ये सिचुएशन इस तरह से डेवलप हो रही है कि ये वो डू और डाई वाला मामला बनता जा रहा है दोनों फरीकैन के लिए। अगर पीडीएम जो है वो इस स्टेज से पीछे हट जाती है तो उनकी फिर सारी सियासत और उनकी जो बयानियां हैं और जो उनके अहदाफ हैं वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। और अगर हुकूमत जो है वो पीछे हटती है तो फिर हुकूमत का जो अपना एक स्टैंस है करप्शन के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर
वो भी मुतासिर होता है। तो ये एक कोलिजन वाला मामला बना हुआ है, इसमें कोई फरीक जो है वो पीछे हट के डायलॉग की राह अपनाने को तैयार नहीं। अगरचे होना तो ये चाहिए था इस वक्त तक कि अभी मुल्क में कोविड-19 की लहर जो है वो जारी है और उससे हलाकतें भी हो रही हैं, लोग अस्पतालों में हैं। तो इस वक्त चाहिए तो ये था कि ये सियासतदान और सियासी पार्टियां, क्योंकि ये सारी ही तमाम अवाम को रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे पीटीआई हो या पीडीएम की पार्टीज हों, तो इनको मिल बैठ के कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए था और हुकूमत का इसमें रोल होना चाहिए था कि अगर वो स्पीकर साहब की बात नहीं उन्होंने मानी तो दोबारा मुज़ाकरात की ऑफर की जाती और बैठ कर ये मामला तय किया जाता। सबसे बड़ा तो खतरा इस वक्त पब्लिक हेल्थ का है। मुल्क में इतने बड़े बड़े और रैलीज और धरने और ये और वो होगा तो उसका क्या असर होगा, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं हो रहा। तो इसलिए अब ये बात वही पुरानी हथकंडों की है कि पार्टियों के अंदर से जो है फॉरवर्ड ब्लॉक्स निकाले जाएं और फॉरवर्ड ग्रुप्स जो है उनको तैयार किया जाए, कुछ लोग मुनहरिफ हो जाएं। मगर अब ये भी वाकया है कि बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं खुसूसन जो चेंजेस की गई हैं पिछले चंद सालों में कि अब फ्लोर क्रॉसिंग उस तरह से मुमकिन नहीं है। फ्लोर क्रॉसिंग वाला जो एमएनए या एमपी होता है वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है, क्योंकि ये 90s में तो ये पॉसिबल था कि उस तरह का कानून नहीं था। अब वो कानून मौजूद है और ये भी एक कानूनी पेचीदगी है, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि इस वक्त यही हुकूमत की हिकमत अमली होगी कि जो इस्तीफे अगर आ भी रहे हैं तो वो मुकम्मल फुल फोर्स के साथ ना आए, ताकि एक तो पीडीएम की जो प्रेशर है उसमें कमी वाक़ई हो और हुकूमत ये भी कह सके कि देखिए आपकी पॉलिसी से आप ही के लोग मुत्तफिक नहीं हैं। मतलब तो मुश्किलात रहेंगी बीच में, ओवरऑल बहुत सीरियस मुश्किलात रहेंगी अनफॉर्चुनेटली। और ये मैं उस तरह से नहीं कह रहा, मैं समझता हूँ कि मुश्किलात होनी ही नहीं चाहिए थी। ये क्यों, जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैला हुआ है, मईशत डूबी हुई है, बेरोजगारी और इन्फ्लेशन का दौर उस पे तो हमने भी बेतहाशा प्रोग्राम्स किए, लेकिन हुकूमत हो या ऑपोजिशन हो वो घर बैठने का नाम ही नहीं लेती है। अमीर, इस पर अगर हम बात करें, जो सिचुएशन अभी रज़ा साहब भी बता रहे हैं, साल कई लोग सियासत करते हैं, उसके बाद जाके उन्हें नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली की सीटों के लिए टिकट मिलता है, वो कैसे अपने हाथों से इस्तीफे दे देंगे? मुश्किल का सामना हो सकता है फिर। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं, पीपल्स पार्टी में शायद उतने नहीं, लेकिन पीएमएलएन में कि जो इख्तलाफ करेंगे, इख्तलाफ कर रहे हैं, और वो शायद जिस वक्त अल्टीमेट डिसीजन हो जाएगा पीएमएलएन का कि अब हम इस्तीफे देंगे, तो शायद उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस्तीफे नहीं देंगे, जो रिवोल्ट करेंगे पार्टी के इस फैसले के खिलाफ। और आप इस फैसले पर पाकिस्तान के आइन की किसी भी शिक कानून के तहत आप उनको मजबूर नहीं कर सकते कि वो इस्तीफे दें। लेकिन जो इस्तीफे दे रहे हैं, इस दफा इस्तीफे मंजूर होने चाहिए। ये जो हमारी सियासत के अंदर ये जो पॉलिटिकल स्टंट्स करते हैं, जैसे तहरीक इंसाफ वालों ने पहले किया 2014 के धरने के बाद, और इस्तीफे दे दिए, तरफाएं भी लेते रहे और इस्तीफे मंजूर भी नहीं किए अयाज सादिक साहब ने, वो भी ड्रामा था। और ये जो अब होगा ये भी ड्रामा होगा। तो उस इस्तीफे उस वक्त भी मंजूर होने चाहिए थे, इस्तीफे अब भी मंजूर होने चाहिए। ये जो स्टंट करते हैं, ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा। और उसके बाद जारी बात है, वो बाय इलेक्शन जो है वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जिस आपने एतजाज अहसन साहब का हवाला दिया, तो उन्होंने तो बड़े वाज़ेह उन्होंने कानूनी एक पोजीशन रखी है सामने, वो कोई सियासी पोजीशन नहीं थी। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, और जिस तरह ये करना चाहते हैं इससे असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। सेनेट का इलेक्शन भी उस सूरत में मुतासर हो सकता है अगर सिंध असेंबली डिसॉल्व हो, और वो भी सिर्फ सिंध की जो 24 सीटें हैं उनके ऊपर जो सेनेट का इलेक्शन है वो जो एक चौथाई हिस्सा है वो मुतासर हो सकता है। बाकी तीनों असेंबली अगर इंटैक्ट हैं तो वहां पे सेनेट इलेक्शन होगा, वो अपने इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं, वो बनते हैं, वो वहां पे इलेक्शन होगा, कौमी असेंबली का अपना इलेक्शन होगा। लिहाजा इस्तीफे नहीं देंगे पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में। जरियाब, आप कान इधर से छोड़ के इधर से भी पकड़ लें तो पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहती। सिंध हुकूमत जो है वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। आप सब चाहते हैं वो ज़िबा कर दे मुर्गी को। भाई वो पिछले 12 साल से वो अंडे खा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मुर्गी अंडे सेंचती है, ये उन अंडों में से बच्चे निकल के जायदादें, वसाइल, इक्तदार, दौलत, नशा, पता नहीं क्या क्या कुछ है, एम्पायर्स बनती जा रही है सबकी। वो इसी वजह से है ना कि उनके पास इक्तदार की वो हुमा उनके सर पे बैठा है।
आप चाहते हैं कि वो हुमा जो है उसकी गर्दन काट दी जाए? नहीं, वो किसी मतलब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और मुश्किलात रहेंगी। मतलब वैसे भी अगर पीपल्स पार्टी के हम लोग सिंध असेंबली के हवाले से बात करें तो वहां पर बहुत ही मुश्किल होगा कि वो अपने वुज़रा को मना सकें, अपना अरकान को मना सकें कि आप जाके इस्तीफे दें। बहरहाल कुछ लोग खुद भी इसके लिए राजी नहीं होंगे। सिद्दीकी साहब, आपकी इजाजत से जरा मैं एनबीसी का एक छोटा सा कमेंट ऐड कर लूं, फिर मैं मुकम्मल आपकी तबसरे की तरफ आती हूँ। एनबीसी एड योर कमेंट क्विकली। चलें, नासिर बिगचौताई साहब की तरफ मैं बहुत छोटी सी बात करूंगा। मैं दोबारा से आती हूँ नसीम सिद्दीकी साहब आपकी तरफ। सिद्दीकी साहब, आप ज़रा आप ये देखें कि ये जो इस्तीफ़ों वाला मामला है, इसके अंदर बहुत बड़ी रिजेंटमेंट आ गई है पीपल्स पार्टी के अंदर भी और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी। कई ऐसे कारकुन हैं या जो मुंतखब असेंबली मेंबर्स हैं वो बिल्कुल भी इस्तीफ़े देने पे तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इस्तीफ़े दे देंगे तो वो दोबारा किस तरह असेंबलियों में आएंगे। कोई बड़े कम मार्जिन के साथ जीता हुआ है, किसी को फर्स्ट टाइम टिकट मिला था, तो वो लोग देने पे तैयार नहीं। ये मरियम साहिबा बिल्कुल झूठ बोल रही है कि जाती उम्रा में उनके घर जो है वो अंबार लगे हुए हैं इस्तीफ़ों के। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, ये जो इस्तीफ़ों वाली बात की है, इससे इनको पीछे हटना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मरियम साहिबा एक अजीब बात कर रही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अब नवाज शरीफ से एनआरओ मांग रही है। एक शख्स जो सज़ा याफ्ता है, जो मुजरिम है, जो मुल्क से भागा हुआ है, दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है, उससे कोई क्या एनआरओ मांगेगा? तो इस वक्त बिल्कुल झूठ का सहारा चल रहा है। पीडीएम को पता ही नहीं चल रहा है कि इन्होंने करना क्या है। ये उसी तरह है जिस तरह फजलुर रहमान का जब धरना हुआ था तो उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि अब वज़ीर आज़म हाउस की तरफ रवानगी होगी और वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म से उठा के बाहर फेंक देंगे। और फिर क्या हुआ कि सामान अपना समेटा, बोरियां कंधों पे लादी और वापस निकल लिए। तो इस दफ़ा भी पीडीएम का कुछ होने वाला नहीं है। अभी भी जो मूव की गई है, पहले बात हो रही थी मेरी नामुकम्मल रही कि शेख रशीद को जो उन्होंने वज़ारत दाखिला दी है, तो आज आप देख लें कि जो वफाकी काबीना में कलमदान चेंज हुए उसमें मेन जो है वो यही वजारत चेंज हुई है। कम अज़ कम अब ज़बानी गोलाबारी जो है वो तेज़ हो जाएगी शेख रशीद की तरफ से। दूसरी बात यह है कि आज आपने देखा कि शिबली फराज ने भी शाम को बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने मौलाना के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि आप MI6 के क्यों राब्ते कर रहे थे, जब आपका धरना था आप अजित देवल से क्यों मिले। तो उन्होंने आज बड़ी सख्त बातें की हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ को अब ईजी नहीं ले रही। अब ये समझे कि ये फाइनल ओवर्स की तरफ बात जा रही है। पीडीएम अपनी तरफ से जोर लगाएगी, लेकिन ये जो इस्तीफे वाली बात हुई है, अगर ये इस्तीफे दे देते हैं और आइन के तहत अगर वफाकी हुकूमत री इलेक्शन करवाती है, ज़मीनी इलेक्शन का ऐलान कर देती है, तो क्या उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे? और अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर इस्तीफे देने का क्या मकसद? और अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे फिर तो पीटीआई को खुला मैदान मिल जाएगा, पीटीआई को खुला मैदान मिल जाएगा और उनकी जो अक्सरियत हो जाएगी। जी एनबीसी, आप अपना कमेंट ऐड करना चाह रहे थे? एक छोटी सी बात करना चाहा था कि कौमी असम्बली से अगर सब मुस्ताफ़ी हो जाएं पीडीएम के लोग और 85 अराकीन बाकी रहें तो कौमी असम्बली अपना काम करती रहेगी। कौमी असम्बली ख़त्म नहीं होगी। और लेकिन मसला इलेक्टोरल कॉलेज का होगा। दूसरा ये कि सेनेट, अगर कौमी असम्बली भी टूट जाए, कौमी असम्बली भी ख़त्म हो जाए, तो सेनेट अपना काम करती रहेगी। आइन में लिखा हुआ है जब तक नई असम्बली मुंतखब करना आ जाए और नए अराकीन मुंतखब ना कर ले सेनेट के, वो काम करती रहेगी। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है और मेरे ख्याल है कोई इस पर जाएगा नहीं। सही, और यही बात खुलकर एतजाज़ चौधरी साहब जरा बयान कर रहे थे। अगर हम छोड़ भी देंगे वो पार्टी के रहनुमा है या उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है, तो बड़ा खुलकर उन्होंने अपनी बात का इजहार कर दिया। मुझे खैर बढ़ना एक ब्रेक की तरफ, साथ रहिए। वेलकम बैक। नाज़रीन, भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने इन दिनों सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं और ये बताया गया है कि 8 दिसंबर से वो वहाँ पर मौजूद है। 14 दिसंबर को उनका ये जो दौरा है वो इख्तिताम पजीर होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि इस दौरान उन्होंने सऊदी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया है और वहाँ पर खिताब भी किया है। अब इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, उसके बाद इस दौरे को खासी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन अगर इसको हम पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो क्या पाकिस्तान पर इस दौरे का कुछ असर जो है वो पड़ सकता है, ख्वाह वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो? पॉजिटिव को तो हम लोग किसी भी तरीके से देख ही नहीं सकते। नासिर बिगचौताई साहब, पाकिस्तान पर असर हो दौरे का? गुजारिश है कि विदिन 60 सेकेंड्स। देखिए, कोई अचानक मामला नहीं है और ये एक पूरी चेन ऑफ सीरीज़ है। मोदी साहब को आला तरीन एजाज़ देना सऊदी अरब में, उसके बाद बहरीन में और
यूएई में आला तरीन इजाज़त देना, उसके बाद उनके दौरे, उनका इस्तकबाल, फिर हिंदुस्तान में सरमायाकारी, हिंदुस्तान से ताल्लुक़ात, हिंदुस्तान से प्यार और मोहब्बत की बातें, फिर उसके बाद अब आर्मी चीफ़ का दौरा। इसको मैं इसलिए इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ कि ये दौरा फ़ौज से फ़ौज के ताल्लुक़ात हमवार करेगा और ये एक नया पहलू है खलीज और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुक़ात का। लेकिन मैं नहीं समझता कि मेरे मुल्क पे इसका कोई असर पड़ना चाहिए, क्योंकि हम इसके लिए शायद तैयार हैं। हम ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हैं कि जिस तरह खलीज GCC पूरा का पूरा वज़न डाल रहा है अपना हिंदुस्तान के पड़े में। सबसे बड़ा मंदिर अबू धाबी में बना हुआ है, सबसे बड़ा दुनिया में शायद एक पहला, दूसरा। उसके बाद वहाँ और मसाइल हैं, इसराइल से ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, मराकश ने कबूल कर लिया है, सब कबूल कर लेंगे, सब हाँ कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो हम तैयार हम हैं शायद कि सऊदी अरब वगैरह उधर जाने वाले हैं। अमीर विदिन 60 सेकंड प्लीज। देखिए 2 दिन ये ठहरेंगे सऊदी अरब, 2 दिन ठहरेंगे ये यूएई में तकरीबन 26 लाख से ज़ायद इंडियंस हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन 1 करोड़। तो आप समझ लें कि 27% के करीब आबादी जो है वो भारतीयों पर मुश्तमिल है यूएई की। इतना इंटरेस्ट है इंडिया का वहाँ पे। इसी तरह से 15 लाख से ज्यादा भारतीय जो हैं वो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं और सऊदी अरब के साथ भी जो इनके ताल्लुकात है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको अगर याद हो तो एजाज़ात जो इनको मिले मोदी का, उसका तो इन्होंने जिक्र किया चुगताई साहब ने, लेकिन इसराइल को जो फ्लाइट सर्विस शुरू की भारत ने कुछ अर्सा पहले, तो सऊदी अरब ने भारत को अपनी एयर स्पेस दी कि भारतीय जहाज जो हैं वो इसराइल जा सके। तो ये है इनके ताल्लुकात की नौयत। अब एक तरफ है मोहम्मद बिन सलमान, एक तरफ है MBZ और उधर MBS, इधर मोहम्मद बिन जायद MBZ जो क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के और डिप्टी सुप्रीम कमांडर हैं यूएई की आर्म्ड फोर्सेस के। ये दोनों इस वक्त जो है इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और ये इन दोनों का विजन सामने आ रहा है कि इन्होंने इसराइल के साथ भी ताल्लुकात, इधर भारत को भी प्रमोट किया जा रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है कि अगर आपने तुर्की, ईरान और चाइना वगैरह के साथ ज्यादा जफियां डाली तो भाई ठीक है, फिर हम भी अपना मतलब जवाब ये मामला चल रहा है अमीर। ये जो मैंने पाकिस्तान के मामलात और उनके ताल्लुकात, ये हमें शायद उसी का मैसेज है। मेरे पास वक्त मुख्तसर है, सिद्दीकी साहब विदिन 1 मिनट प्लीज। ज़रा आप ये देखें कि ये डायनेमिक्स जो है वो टोटल इस वक्त दुनिया के चेंज हो रहे हैं। ये पोस्ट कोविड हालात जो है वो बहुत ही अजीब व गरीब हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी बात जो है वो मुआशी पॉलिसी है। मुआशी तौर पे दुनिया का हर मुल्क जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत अरसे से उनका असर रसूख यूएई और सऊदी अरब में पाकिस्तान की बनिस्बत बहुत ज़्यादा हुआ है। और अब की जो हालात चल रहे हैं इस वक्त ख़ास तौर पे इसराइल को लेके, तो अमीर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उनका झुकाव जो है वो बिल्कुल भारत की तरफ है। भारत क्योंकि इसराइल को मानता है, उसके साथ उसके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। और जो हमारे यहाँ पे CPEC की वजह से जो हालात चल रहे हैं कि पाकिस्तान के, चाइना के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर आप देखें कि टर्की के साथ हम मज़ीद बेहतर ताल्लुकात कर रहे हैं। और एक ड्रामे की वजह से जो है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी रिफ्ट पैदा हो गई थी। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप ये देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाने के लिए भी है, क्योंकि अगर वो भारत को यूएई और सऊदी अरब में खुशामदीद कहेंगे तो पाकिस्तान के लिए ये बड़ा आपको आ गया, प्रेशर आएगा और उसी की ही ये एक स्ट्रेटजी हमें नजर आ रही है। रोमी साहब क्विकली प्लीज। जी देखिए, सारी बातें तो कह दी साथियों ने। वाकया ये है कि ये जो है मामला जो मिडिल ईस्ट में और जनूबी एशिया के जो रवाबित हैं ये अब बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। और हिंदुस्तान में ना सिर्फ ये कि सऊदी अरेबिया ने आरामको जो उनकी कंपनी है उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी की है, बल्कि सऊदी अरेबिया $100 बिलियन का ऐलान किया था कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। और ये पिछले साल की बात है और फिर उन्होंने बाद में कहा कि कोविड की बावजूद वो ये करेंगे। और कश्मीर के ऊपर जो उनका स्टैंस है वो भी हमने देख लिया है। अब हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज है कि हमारी पॉलिसी क्या होगी। इसका असर तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान पे बिल्कुल पड़ेगा और इससे हम जो है चश्मपोशी नहीं कर सकते। और वो ये है कि रवायती तौर पर ये हमें हमारे एलाइज समझे जाते थे, मगर अब ऐसी बात नहीं है। अब इन हालात में क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? एक तरफ तो ये ना कि हम नाराज हो जाएं कि जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपका पॉइंट अगर रोमी साहब, हमें करना क्या चाहिए? मैं कोशिश करूंगी कि कल हम इस पर भी बात कर सके। मेरे पास वक्त मुख्तसर है। मोना
जल्दी से बस ये कहना कोशिश करूंगी कि क्या असरात होंगे। देखिए, मुआशी तौर पर मुझे इसका असर नजर आता है क्योंकि पाकिस्तानी भी बहुत सारे वहां मुकीम है जो वहां से रेमिटेंसेस वगैरह भेजते हैं, वहां मुलाजमतें करते हैं। तो अगर वहां पर ये कोई ऐसी कोई कट लगाते हैं मजीद, पहले भी बहुत सारी इस तरह की चीजें आ चुकी हैं, खबरें आ चुकी हैं यूएई से, सऊदी अरब से, कि पाकिस्तानी मुलाजमों के खिलाफ ये इस किस्म के कोई इकदाम कर रहे हैं। तो अब ये अगर इस किस्म की कोई चीज करते हैं तो जाहिर है उसका मुआशी एक बहुत हमें सेटबैक पड़ेगा। वो तमाम लोग फिर यहाँ माइग्रेट करेंगे, हमारी रेमिटेंसेस पे असर उसका मनफी पड़ सकता है। लेकिन दिफाई तौर पे मुझे नहीं लगता है इसका असर पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये यूएई और सऊदी अरेबिया तो खुद पाकिस्तान पे डिपेंड करते हैं अपनी दिफाई जरूरियात के लिए, और ये पाकिस्तान की तरफ देखते हैं जब भी इनको कोई खित्ते में मुश्किल पेश आती है। हमने मदद की हो या ना की हो, लेकिन ये पाकिस्तान को, और पाकिस्तान हमेशा अपने आप को गार्डियन कहता है मदीना मुनव्वरा और मक्का का, तो इस वजह से और होना भी हमें चाहिए। तो इस वजह से ये बात है, तो वो हमारी तरफ देखते हैं उल्टा। दिफाई तौर पे इसका असर नहीं है, मुआशी तौर पे इसका असर है, और ये प्रेशर टैक्टिक है पाकिस्तान के लिए। खित्ते में वाजे होने वाली रीअलाइनमेंट्स नजर आ रही हैं, जिन तमाम ब्लॉक्स का इस वक्त हम तस्करा कर चुके हैं, तमाम साथियों ने किया है, हमारा भी जाहिर है। अब हमने अपने ब्लॉक्स तो रीडिफाइन करने हैं, ये अब वक्त हो गया है, और मुझे लगता है इसके ऊपर खुल के बात होनी चाहिए। इस बात को ज्यादा हमें सेंसर नहीं करना चाहिए, खुल के इसके ऊपर बात करें, डिस्कशन करें, ताकि हमें कोई राह इसमें कोई हमवार हम अच्छी होती हुई नजर आए। बिल्कुल, डिफेंस हर्डल्स से इतना कुछ नुकसान नहीं हो सकता, इकोनॉमिकल जो हर्डल्स हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं आने वाले दिनों में। लेकिन नासिर साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान को उसका बेहतरीन तौर पर अंदाज़ा है और हम उसके लिए तैयार भी हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि हाँ, ये जो प्रेशर है वो इस वक्त पाकिस्तान पर डालने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।